भारत का विशाल मैदानी भाग है। इस विशाल मैदानी भाग में जहाँ पर उत्तर से हिमालयी क्षेत्र से जो आने वाली नदियां हैं, उन नदियों के द्वारा जो मैदानी भाग निर्मित किया गया है, उसमें आपने ये कहा कि भाई ये जो मानसरोवर झील है, इस मानसरोवर लेक के इन यहाँ पर जो पर्वत चोटियां हैं, इन पर्वत चोटियों से ग्लेशियर, वहां पर जो ग्लेशियर स्थित हैं, उन ग्लेशियर्स के पिघलने से यहाँ पर जो जल भरता है, तो उन ग्लेशियर्स से आने वाला जो जल है और मानसरोवर लेक से जो आने वाला ये ओवरफ्लो होने के पश्चात जो जल है, वो यहाँ पूर्व की ओर जलधाराएं जो निकलती है, वो तो सांगपो नदी का निर्माण करती है और नामचा बरवा के पास तीव्र मोड़ बनाते हुए भारत में प्रवेश कर जाती है। यहाँ पर उसे दिहांग कहते हैं, इस स्थान पर इसे दिहांग कहा जाता है। उसके पश्चात इसमें मानस नदियां और लोहित, दिबांग आदि नदियां मिलने के बाद असम इलाके में ये ब्रह्मपुत्र कहलाती है। और उसके पश्चात जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो यहाँ पर ये जमुना कहलाती है। और उसी के साथ आपने यहाँ पर ये बात की कि एक तो ये ब्रह्मपुत्र का मैदानी भाग इसे भारत के विशाल मैदान से संबंधित है, वहीं पर इसके मानसरोवर झील के पश्चिमी भाग से एक तो सेंगी व गार दो प्रमुख जलधाराएं हैं। ये जो प्रमुख जलधाराएं हैं, ये प्रमुख जलधाराएं नंबर एक, आपने ये कहा कि यहाँ पर स्थित जो ग्लेशियर हैं, जिनमें एक ग्लेशियर तो है सान की बाव, एक तो ग्लेशियर है सान की बाव, दूसरा प्रमुख ग्लेशियर है तोकर शालुंग। इन दोनों ग्लेशियर्स का जल होते हुए यहां से इनके पिघलने के पश्चात ये जलधाराएं बनती हैं और मानसरोवर झील का जल भी इसमें शामिल होते हुए, जो कि तिब्बत की मानसरोवर झील है, यहां से ये जलधारा आगे निकलती है। और ये सभी ग्लेशियर्स जिस इलाके में स्थित हैं, उसे कैलाश पर्वत श्रेणी की कैलाश चोटी कहा जाता है। तो इन सबको हमें सिंधु या इंडस नदी के उद्गम क्षेत्र के रूप में प्रायोरिटी के रूप में रखना है। दोनों ग्लेशियर इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। और उसके अलावा ये ऑप्शन जब नहीं होगा तब आपको इन पर जाना है, अन्यथा अगर ये दिए हुए हैं तो यही उत्तर है इसका, ठीक है ना। सिंधु नदी का उद्गम क्षेत्र के रूप में यहां से ये जलधारा, आपने कहा कि लद्दाख और जास्कर, इस लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच से होती हुई यहां पर दमचोक नामक स्थान पे ये प्रवेश करती है और यहां पर इसमें शोक नदी आकर के मिलती है, यहां से इसमें जास्कर नदी आकर के मिलती है और इसके पश्चात यहां से होती हुई ये जलधारा यहां पर ये इस स्थान पर जहां पर ये यहाँ पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है और उसके पश्चात यहाँ सिंध के पास फट्टा के समीप यहाँ अपना डेल्टा बनाते हुए ये यहाँ अरब सागर में अपना जल छोड़ देती है। इसमें जो नदी आकर के मिलती है वो स्वात नदी, यहाँ से तो गिलगित नदी इसमें आकर के मिलती है, यहाँ पर ये स्वात नदी मिलती है जिसमें काबुल नदी अपना जल ला करके छोड़ती है। और इस प्रकार से इन सब जलधाराओं को लेते हुए सिंधु नदी आगे बढ़ती है। यहाँ पर इसमें झेलम नदी और यहाँ से आने वाली चिनाब नदी, जो कि चंद्रभागा नदियों के नाम से जानी जाती है। दो नदियां, एक तो चंद्र और भागा, इन दोनों नदियों के मिलने से चंद्रभागा नदी बनती है। यही नदी चिनाब नदी के रूप में आगे प्रवाहित होते हुए चलती है। झेलम नदी आगे प्रवाहित होती हुई ये वूलर झील का निर्माण करते हुए, वूलर लेक का निर्माण करते हुए और फिर उसके पश्चात ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है, ठीक है ना। तो यहां से ये जो जलधाराएं हैं, इन जलधाराओं में आपने कहा झेलम है और झेलम नदी और चिनाब नदी, झेलम और चिनाब नदी का जो जल है रावी के साथ मिलता हुआ फिर उसके पास ब्यास और सतलज नदी, राकसताल, ये यहां पर है राकसताल, मानसरोवर झील के थोड़ा सा दक्षिण पश्चिम की ओर स्थित है राकसताल। इस राकसताल क्षेत्र से निकलने वाली जो नदी है जिसे सतलज नदी कहते हैं,
ये सतलज नदी हरिके बैराज के हरिके स्थान नामक स्थान पर ब्यास का जल लेकर के आगे बढ़ती है और फिर यह इनका सबका जल यहाँ पर एक पंचनद के रूप में यहाँ मिठन कोट पर यहाँ पाकिस्तान में मिल जाता है। ये जो मैदानी भाग है ना यहाँ पर सिंधु और झेलम का हमने बात ये की कि भाई ये आप जैसे भी एक बार इनके उपजाऊ मैदानी भागों को ध्यान कर लीजिए, ठीक है ना। इन उपजाऊ मैदानी भागों को आप ध्यान करते हैं तो आप एक तो ये कह रहे हैं कि भारत का विशाल मैदान ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया ये कॉन्टिन्यूअस अर्थात सतत प्रकार का मैदानी भाग, जिसमें सिंधु नदी का मैदानी भाग हो गया, जिसमें अरावली के पश्चिम का ये मैदानी भाग हो गया और गंगा और यमुना का मैदानी भाग हो गया और यहाँ पर इसी तरीके से ये ब्रह्मपुत्र का मैदानी भाग हो गया। ये पूरा का पूरा इलाका जो है ये सतत मैदानी भाग के रूप में भारत के ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। तो इस तरीके से इस इलाके को, इस क्षेत्र को हम भारत के मैदानी भाग के रूप में लेते हैं। तो ये वैसे तो मुख्यतः आपने कहा कि ये पाकिस्तान का सिंधु का मैदानी भाग विश्व का सबसे सघन सिंचाई का, नहरी सिंचाई का क्षेत्र माना जाता है और इस प्रकार से कुल आपने इसके अगर मैदानी भाग के यहाँ इसके प्रकार लिए तो इसमें एक तो आप कह रहे हैं कि सिंधु का मैदानी भाग है, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बना हुआ मैदानी भाग। दूसरा आप कह रहे हैं गंगा का मैदानी भाग है, दूसरा क्षेत्र गंगा का मैदानी भाग के रूप में। तीसरा जो क्षेत्र है वह ब्रह्मपुत्र का मैदानी भाग है और जो कि सकरा मैदान है। और चौथा प्रकार का क्षेत्र जो कि पश्चिमी राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश, निर्माण की प्रक्रिया की दृष्टि से यह हिमालय से आने वाली नदियों के द्वारा बना हुआ क्षेत्र है, ठीक है ना। निर्माण की प्रक्रिया तो इसकी इसी रूप में है, लेकिन इसे भौतिक विशेषताओं के आधार पर आधुनिक भूआकृति विज्ञानी मरुस्थलीय प्रकार के क्षेत्र के रूप में अलग से कंसिडर करते हैं। तो इस तरीके से ये चार मैदानी भाग आपने लिए। तो सिंधु के लिए एक तो मुख्य जलधारा के निर्माण के लिए आप ये बात कर लेते हैं। हाँ, जब अपवाह तंत्र जो कि आपके सिलेबस में डायरेक्ट दिया हुआ नहीं है, अपवाह तंत्र की जब विस्तार से चर्चा कर रहे होते हैं तब ये हम बात करते हैं कि सिंधु के अलावा झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज ये नदियां कहां से निकलती हैं, कहां इनका संगम होता है और इनकी भी और अन्य सहायक नदियां कौन कौन सी है और इन नदियों पर कौन कौन सी परियोजनाएं स्थित हैं, कौन कौन सी इनके ये सिंचाई परियोजना या मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट स्थित हैं। चूंकि 1960 का 1960 का सिंधु जो जल समझौता है, सिंधु जल समझौता 1960 का जब हुआ भारत और पाकिस्तान के मध्य में, ये संसार का एक बेहतरीन जल समझौता माना जाता है। ये इसलिए बेहतरीन जल समझौता माना जाता है कि आप सोचिए कि 1960 के बाद भी भारत और पाकिस्तान का घोर युद्ध 1965 का युद्ध हुआ, फिर 1971 का युद्ध हुआ, लेकिन यह समझौता कभी भंग नहीं हुआ। मतलब भारत और पाकिस्तान के मध्य में युद्ध स्तर तक, भयानक युद्ध स्तर तक दशाएं पहुंच गई, लेकिन इस समझौते को दोनों ने कभी भी कोलैप्स नहीं किया, इसको तोड़ा नहीं, ठीक है ना। तो जबकि आप देखिए उसके इस समझौते के तहत ये तय हुआ, ये जो 6 नदियां हैं ना, इन 6 नदियों में जो शुरुआत की ऊपर की उत्तर की 3 नदियां हैं, जिसमें सिंधु नदी है, जिसमें झेलम नदी है और जिसमें चिनाब नदी है, इन 3 नदियों के जल का सिंचाई और पेयजल की दृष्टि से उनका अधिकांश का उपयोग पाकिस्तान करेगा, ठीक है ना। इसका अधिकांश का उपयोग पाकिस्तान करेगा, 90-92% इसका उपयोग पाकिस्तान के द्वारा कर लिया जाएगा और कुछ अंश ही भारत इसका उपयोग पेयजल और सिंचाई के लिए करेगा, ठीक है ना, पेयजल और सिंचाई। और वहीं पर बाकी शेष नदियां जो हैं, जिसमें रावी है, जिसमें ब्यास है और जिसमें सतलज है, इस समझौते के पश्चात ही हमने भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना 1963 में हमने उसका उद्घाटन कर लिया। इसी समझौते के अनुसार ही हमने इन नदियों के जल का उपयोग करते हुए भरपूर मात्रा में सिंचाई की सुविधाएं विकसित करने का प्रयास प्रारंभ कर दिया और इनका अधिकांश जल का उपयोग भारत करेगा, इनका अधिकांश जल का उपयोग पाकिस्तान करेगा। और पाकिस्तान ये अक्सर आरोप लगाता रहा है कि भारत इन नदियों के जल का उपयोग कर रहा है। हाँ, भारत इन नदियों के जल का उपयोग कर रहा है, लेकिन इन नदियों के जल का उपयोग वह अन्य सिंचाई और पेयजल के अलावा
हाइड्रो पावर जनरेट करने के लिए कर रहा है, जल विद्युत के निर्माण के लिए कर रहा है, चाहे वो यहाँ पर स्थित है, इस जगह पर स्थित यहाँ की परियोजनाएं हो, सिंधु की परियोजनाएं हो, किशनगंगा की परियोजना हो, बगलीहार की परियोजना हो, या यहाँ पर तुलबुल की परियोजनाएं हो, इन सारी परियोजनाओं को, जो कि बड़ी एक कश्मीर क्षेत्र के लिए, कश्मीर घाटी क्षेत्र के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए ये एक ऐसी महत्वपूर्ण ऊर्जा निर्माण की परियोजनाएं हैं जिनको लेकर के भारत सरकारों का ये मानना रहा है, समय समय पर जो भी सरकारें बनी हैं उनका मानना रहा है कि अगर इस इलाके में ये परियोजनाएं विकसित हो जाती है या इनसे प्रॉपर वे में हाइड्रो पावर या जल विद्युत निर्मित कर ली जाती है, तो उसके साथ ही इस क्षेत्र का भरपूर विकास हो जाएगा। क्योंकि ये इलाका वो इलाका है जिस इलाके में जल विद्युत के निर्माण की भरपूर क्षमता है, क्योंकि जल विद्युत हाइड्रो पावर वहीं बनाया जाएगा जहां पे पर्वतीय क्षेत्र होंगे, वहां से गुजरती हुई नदियों को, घाटी के उस संकरे मार्ग को रोक करके और वहां पर बांध का निर्माण करते हुए और वहां पर इस तरीके से इस प्रकार के बहुउद्देशीय, जिसमें मुख्यतया इस इलाके में सिंचाई और पेयजल के अलावा बाकी अन्य प्रकार के कार्य करने का काम भारत कर सकता है इस समझौते के अनुसार। क्योंकि जब जल विद्युत बनाई जाएगी ना, तो जल विद्युत बना करके, बांध बना करके पानी रोका जाएगा और पानी को ऊंचाई से नीचे गिरा करके टरबाइन घुमा करके जल विद्युत बना ली जाएगी। लेकिन पाकिस्तान का आरोप यह है कि ये डैम या बांध बनाने के बाद ने भारत उसका उपयोग सिंचाई के लिए या उस जल का हास कर देता है और जो मात्रा पाकिस्तान के लिए छोड़ी जानी चाहिए उसमें कमी आ जाती है। जबकि भारत का यह कहना है कि हम जल विद्युत बनाए जाने के बाद हम इसको रिलीज कर देते हैं, हम इसका उपयोग सिंचाई के लिए या पेयजल के लिए नहीं करते हैं, और ऐसी स्थिति में एज इट इज वो पानी की मात्रा रह जाती है। और पाकिस्तान ने हर उस परियोजना पर, जो कि इन तीनों नदियों पर भारत के द्वारा स्थापित की गई है, भारत का जो इसमें उद्देश्य है इन नदियों पर इसलिए वो स्थापित कर रहा है क्योंकि इससे वो क्षेत्र जो कि कश्मीर वैली, कश्मीर घाटी वाला इलाका है, जहां का बहुत बड़ा वर्ग या एक वर्ग जो है वो भारत के साथ अलगाव का मन बना करके रखा हुआ होता है, अगर वहां पर विकास कर लिया जाता है, डेवलपमेंट कर लिया जाता है, तो भारत के प्रति उनका विश्वास बढ़ जाएगा। इस बात को ध्यान में रख करके भारत सरकार ने वहां पर बड़ी मात्रा में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है कि यहाँ का डेवलपमेंट किया जाए। और पाकिस्तान ये चाहता है कि अगर वहां का डेवलपमेंट हो गया तो फिर उनकी सहानुभूति, वहां के लोगों की सहानुभूति हमारे यानी पाकिस्तान के साथ न रह करके और भारतीय क्षेत्र के साथ हो जाएगी। इसलिए वो किसी न किसी बहाने इस प्रकार की योजनाओं, परियोजनाओं को बाधित करने का प्रयास करता है। वो नहीं चाहता है कि कश्मीर की ऐसी परियोजनाएं जो कि डेवलपमेंट या विकास की परियोजनाएं हो, उनमें किसी तरीके से ये काम हो और वो लोग, वहां के लोग जो हैं वो भारत सरकार के या भारत के समर्थन में आकर के खड़े हो जाएं। अधिकांश परियोजनाओं में हम बात करते हैं, हालांकि अफवाह तंत्र, 2 चैप्टर होते हैं आपके, एक तो ड्रेनेज सिस्टम का, अफवाह तंत्र का, और एक सिंचाई परियोजनाओं का, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का। ये जो चैप्टर है उसमें इन सारी परियोजनाओं को हम चर्चा करते हैं, कौन सी नदी पर कौन सी परियोजना है, कौन सा डिस्प्यूट्स हैं, क्या क्या विवाद हैं। लगभग सभी प्रकार के इन नदी जल विवादों में भारत सरकार का या भारत का समर्थन किया गया है, उसमें भारत के पक्ष में ही ज्यादातर का माना गया है, क्योंकि वहां इंटरनेशनल कोर्ट में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आयोग गठित किए गए हैं, उन्होंने यहां आकर के इन परियोजनाओं का, यहाँ के क्षेत्र का पूरी तरीके से ऑब्जर्वेशन किया, सर्वे किया। उसके पश्चात उनका क्लियर मानना था कि भारत यहाँ पर इनका उपयोग सिंचाई के लिए कतई नहीं कर रहा है, जितना प्रतिशत उनको दिया गया है बल्कि उससे भी 1-2% कम ही कर रहा है, ठीक है ना, उससे भी 1-2% कम ही कर रहा है। जबकि पाकिस्तान का दावा अलग प्रकार का था। खैर, हालांकि द्रावी, ब्यास और सतलज का उपयोग हम भरपूर मात्रा में कर रहे हैं, जितना हमें कर लेना है उतना हम कर रहे हैं, और इस वजह से इस क्षेत्र में ये पूरा इलाका जो है ये सिंचाई का, वैसे परंपरागत रूप में ये इलाका पहले से ही अच्छी खासी इन सुविधाओं का क्षेत्र था, सिंचाई की सुविधाओं का क्षेत्र था, ठीक है ना। तो उस समय क्योंकि परंपरागत रूप में ये इलाका विकसित कृषि उत्पादन क्षेत्र के रूप में माना जाता रहा है, यहाँ पर बहुत पहले से स्थानीय रियासतों के समय भी कई नहरों का निर्माण करके यहाँ नदियों के जल का उपयोग कृषि कार्य के लिए किया जाता रहा है, ठीक है ना। अब देखिए, ये जो इलाका है इसमें आपने सिंधु के मैदानी भाग को लेकर के
सिंधु के मैदानी भाग को लेकर के ये कहा कि यहाँ पर इसमें जो मुख्य नदियां हैं उसमें उत्तर से दक्षिण सिंधु है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलज है। ये उत्तर से दक्षिण की ओर की ये नदियां हैं और इन नदियों के जो उपजाऊ मैदानी भाग हैं, इनके मध्य के दोआब मैदानी भाग हैं, उन दोआब मैदानी भागों में जहां पर सिंधु और झेलम के मध्य का दोआब का मैदानी भाग सिंधु सागर दोआब का मैदानी भाग है, वहीं पर झेलम और चिनाब के मध्य का जो दोआब का मैदानी भाग है वह चेज दोआब का मैदान है, जिसमें आपने इनके प्रथम अक्षरों के आधार पर बात कर ही ली थी कि किस तरीके से ये चिनाब और झेलम से ये शब्द बना हुआ है। इसी प्रकार से इसमें रावी और चिनाब के दोनों के बीच का जो दोआब का मैदान है वह रचना दोआब का मैदान है। वहीं पर यह रावी और ब्यास नदियों के दोनों के मध्य का जो दोआब का मैदान है वह है बारी दोआब का मैदान, जिसमें ब्यास से संबंधित है और रावी से संबंधित है। और वहीं पर ये ब्यास और सतलज के मध्य का दोआब का मैदान ये बिस्त दोआब के मैदान के रूप में जाना जाता है। कुल मिलाकर के इन 5 दोआब के मैदानों से यह सिंधु का मैदानी भाग माना जाता है। विशेषताओं को लेकर के हम बात कर ही चुके थे। यहाँ पर इस इलाके में कौन कौन सी विशेषताएं भूआकृतिक दृष्टि से स्थानीय आधारों पर अलग अलग नामों से जानी जाती हैं। यहीं पर आपने दोहरोज, ढांड, धाया की बात की और इससे थोड़ा सा और अगर आप ये यमुना की ओर के इलाके की ओर आते हैं तो वहां पर भूड़, रेह, कल्लर जैसी विशेषताओं की बात और कर ली थी आपने, ठीक है ना। और ये भी इसके साथ साथ अब ये जो इलाका है जिसे ये गंगा यमुना का मैदानी भाग कहते हैं, इसमें यहां पर इस स्थान पर राजमहल गारो पहाड़ियां हैं, राजमहल गारो पहाड़ियां हैं, जो कि ये जो प्रायद्वीपीय पठारी भाग है ना, ये प्रायद्वीपीय पठारी भाग जो कि पश्चिमी घाट से लेकर के और पूर्वी घाट तक का ये इलाका और फिर ये अरावली तक का विस्तृत इलाका, यहाँ पर इस स्थान पर ये बघेलखंड के पठार से लेकर के छोटा नागपुर पठार होते हुए और ये गडजात की पहाड़ियों तक का इलाका आता है। एक एक नाम हमको याद हो जाएगा, लेकिन अभी आप मोटा मोटा ध्यान करके रख लीजिए कि अरावली के क्षेत्र से लेकर के और ये पूर्वी राजस्थान का मैदानी भाग जिसमें यहाँ पर बनास का मैदानी भाग भी शामिल है, जिसमें चंबल का मैदानी भाग भी शामिल है, इन सब मैदानी भागों से होते हुए यहाँ से बघेलखंड का पठार, यह बघेलखंड का क्षेत्र है और यहाँ पर ये छोटा नागपुर का पठार, ये गडजात राजमहल की पहाड़ियां। तो राजमहल की पहाड़ियों का सतत ये जो भारत का प्रायद्वीपीय भाग है इसका कॉन्टिन्यूअस विस्तार यहां तक गडजात राजमहल की पहाड़ियों तक, गडजात और राजमहल की पहाड़ियों तक माना जाता है। और यहां पर गारो खासी जयंतियां, ये पहाड़ियां जो हैं गारो खासी जयंतियां, इसके आधार पर इस इलाके को धंसाव वाला क्षेत्र मानते हैं और ये जैसे ही धंसा है इसे ही गारो राजमहल गैप कहा जाता है। और इसके कारण से ये जो क्षेत्र है ना पठारी भाग, यहाँ पर ये गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों के पास वाला ये पठारी भाग अवशिष्ट पठारी भाग के रूप में रह गया है। कुछ विद्वानों के अनुसार या आधुनिक विद्वानों के अनुसार असम का इस इलाके में एक छोटा सा पठारी भाग और है, ठीक है ना। और ये जो पठारी भाग है जिसे कार्बी-आंगलोंग का पठार कहा जाता है, इसको भारत का सबसे सुदूर उत्तर पूर्व का नॉर्थ ईस्ट का प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा मानते हैं। तो वैसे अगर मेघालय या शिलोंग का पठार, मेघालय का पठार जिसकी राजधानी शिलोंग है उसके आधार पर उसे शिलोंग का पठार भी कहते हैं, प्रायद्वीपीय पठार का सबसे उत्तर पूर्व की सीमा के रूप में उसको चिन्हित किया जाता है। लेकिन अगर ऑप्शन में कार्बी-आंगलोंग का पठार दिया हुआ होगा तो आपको इसको ध्यान रखना है, सबसे उत्तर पूर्व का ये क्षेत्र। हाँ, सतत प्रायद्वीपीय पठार का सीमा गडजात राजमहल पहाड़ियों से निर्धारित होती है, ठीक है ना। बाकी पूर्वी सीमा पूर्वी घाट और पहाड़ियों से, पश्चिमी सीमा पश्चिमी घाट और पहाड़ियों से, जिसे सह्याद्री पर्वत श्रेणी कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा, सबसे विशाल ब्लॉक माउंटेन, भारत का सबसे बड़ा भ्रंशोत पर्वत ब्लॉक माउंटेन कौन सा? पश्चिमी घाट, जिसे सह्याद्री बोलते हैं मराठी भाषा में, ठीक है ना। तो जब प्रायद्वीपीय पठार की बात करेंगे तब विस्तार से कर ही लेंगे। तो इससे बीच वाला ये जो भाग है इसमें अब ये जो गंगा का मैदानी भाग है, इस गंगा के मैदानी भाग में सतलज नदी वाला ये जो इलाका है, सतलज नदी के इस इलाके से लेकर के और ये जो पंजाब वाला क्षेत्र है और हरियाणा वाला जो इलाका है,
इस क्षेत्र को ट्रांस गंगा का क्षेत्र कहते हैं। ये ट्रांस गंगा का इलाका कहलाता है क्योंकि गंगा पार वाला क्षेत्र जिसमें निम्न गंगा का मैदान, मध्यवर्ती गंगा का मैदान और उच्च गंगा का मैदान, तो गंगा के मैदान को जहां पर आपने सिंधु के मैदानी भाग को इन दोआब मैदानी भागों से संबंधित माना है, वहीं पर गंगा का मैदानी भाग जो है, ये गंगा का मैदानी भाग यहां पर आप देखिए मुख्यतया 4 भागों में बटा हुआ है, जिसमें एक तो आप यहां यह गंगा पार की बात कर रहे हैं, ट्रांस गंगा, और ट्रांस गंगा के मैदानी भाग को आपने क्या क्या कहा था, आपने इसे सतलज यमुना, सतलज और यमुना, यमुना किसकी सहायक नदी, गंगा की सहायक नदी, और सतलज किसकी सहायक नदी, सिंधु की सहायक नदी। तो सिंधु और सिंधु का वह गंगा नदी तंत्र का विभाजक मैदान भी ये कहलाता है, इनको डिवाइड करने वाला मैदान भी ये कहलाता है। और इसी क्षेत्र को सतलज के आधार पर पंजाब और यमुना के आधार पर, यमुना मतलब इस जगह की यमुना, उत्तर प्रदेश वाली यमुना नहीं, इस जगह की मतलब इस इलाके की जो यमुना है, इसके आधार पर इसे पंजाब और हरियाणा का मैदान भी कहा जाता है। तो ये जो मैदानी भाग है जो गंगा पार के रूप में, क्योंकि गंगा का तो उच्च गंगा का मैदान, मध्यवर्ती गंगा का मैदान और निम्न गंगा के मैदान के रूप में लेते हैं, वहीं पर आपने यहां ये बात भी कर लेनी है कि जो भारत का मैदानी भाग है वह मानसून की शाखा, मानसून की वर्षा से पूर्व से पश्चिम की ओर क्रमशः कम वर्षा प्राप्त करता रहता है, ठीक है ना। तो यहां पर 3 गंगा के मैदानी भाग, जिसमें आपने कहा ट्रांस गंगा से जुड़ा हुआ अपर गंगेटिक प्लेन है, और इसके पश्चात मध्य गंगा का मैदानी भाग है, और उसके पश्चात निम्न गंगा का मैदानी भाग है। इसको इस रूप में 4 रूपों में आप लेते हैं। वहीं पर ये जो गंगा का मैदानी भाग है, गंगा नदी जिसमें यहां से ये यमुना नदी इसके दाएं हाथ से होकर के मिलती है, यमुना नदी जो कि नदी अपहरण की घटना, रिवर कैप्चरिंग के एग्जाम्पल के रूप में जानी जाती है। किसका नदी अपहरण किया इन्होंने, सरस्वती नदी का। सरस्वती नदी का जल का अधिग्रहण करने के पश्चात यमुना नदी में सरस्वती नदी का जल भी मिला हुआ है, और यह जल त्रिवेणी के पास जाकर के गंगा से मिल जाता है, जिसे मुख्यतया दिखने पर तो 2 नदियों का संगम है, लेकिन वास्तव में उसे 3 नदियों का संगम या त्रिवेणी का संगम कहा जाता है। तो ये तो मुख्य नदी यहां पर हो ही गई, लेकिन जो उत्तर से लेकर के दक्षिण की ओर आने वाली नदियां, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, जो कि गंडक के साथ मिलकर के और आगे यहां गंगा में आकर के मिलती है, और यहीं पर आकर के सोन नदी जो है प्रायद्वीपीय पठार के इस छोटा नागपुर पठारी भाग से निकल करके, छोटा नागपुर पठारी भाग से निकल करके और यहां से दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हुई गंगा नदी से जाकर के मिल जाती है। इसके नदी का पूर्व का जो भाग है ये मगध का मैदान कहलाता है, ये मगध प्लेन कहलाता है, ठीक है ना। तो यहां पर जिस तरीके से ये दोआब के मैदान है, इसी प्रकार से इस इलाके में भी कई दोआब के मैदान है, जिसमें मिथिला का मैदान है, जिसमें अवध का मैदान है, जिसमें सरजू पार का मैदान है, जिसमें पूर्विया का मैदान है, पूर्विया मतलब पूर्व का, ठीक है ना, पूर्विया का मैदान है, और इसी तरीके से मगध का मैदान है, ठीक है ना। और इन सारे मैदानों को मिला करके छोटे छोटे दोआब के मैदानी भाग, जिनकी बात अभी हम कर लेंगे या लिख लेंगे, ये सब गंगा के विशाल मैदान के वो भाग हैं जहां पर भारत की सर्वाधिक जनसंख्या का जमाव पाया जाता है। और आज से ही नहीं, ये विश्व की प्राचीनतम महान सभ्यताओं के समय से ही यहाँ पर सघन जनसंख्या की बसावट मिलती रही है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से दूसरा आपने गंगा के मैदान की बात इस रूप में कर ली। फिर उसी तरीके से ब्रह्मपुत्र के मैदानी भाग को लेकर के यहाँ पर 2 विशेषताओं में हमने यहाँ चर्चा कर लेते हैं जनरली। एक तो हम कहते हैं कि ब्रह्मपुत्र का जो मैदानी भाग है वो संकरा मैदानी भाग है। ब्रह्मपुत्र वैली संकरी वैली है, संकीर्ण घाटी है, ठीक है ना। वहीं पर इस ब्रह्मपुत्र घाटी में, ब्रह्मपुत्र घाटी का जो ब्रह्मपुत्र नदी का व्यवहार है वो ब्रेडेड है, गुम्फित नदी की भांति व्यवहार है। गुम्फित नदी किस प्रकार की नदी थी, इस प्रकार की नदी जिसमें आपने कहा जब नदी वेणी की भांति गुंथी हुई चलती है, आपस में जलधाराएं जो हैं वो कभी बिखर जाती हैं, कभी यह वापस से एकीकृत हो जाती हैं कई शाखाओं में बंट करके, और जब पुनः एकीकृत होकर के वह सागर में अपना जल छोड़ती है, तो इस प्रकार की नदी का व्यवहार प्रदर्शित करने वाली नदी को गुम्फित नदी कहते हैं। और इसका वैसे तो नदी जब सागर में अपना जल छोड़ती है विभिन्न शाखाओं के रूप में बढ़ते हुए जल छोड़ती है,
ठीक है ना। और चूंकि ऐसी स्थिति में उसे डेल्टा कहा जाता है, लेकिन नदी में विभिन्न शाखाओं के साथ जल छोड़ने से पहले ही उसकी विभिन्न शाखाएं बन जाएं और पुनः एकीकृत हो, और डेल्टा बहुत बाद में जाकर के बनाए, उससे इस प्रकार की नदी के व्यवहार को आप ब्रेडेड रिवर या गुम्फित नदी कहते हैं। और जब नदी का कई शाखाओं में बंटना यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर कई प्रकार के नदी द्वीप बन जाते हैं, नदी आइलैंड बन जाते हैं, जिसमें माजुली नामक जो द्वीप है, ये माजुली नामक आइलैंड विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, रिवर आइलैंड, लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड इज ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप तो ग्रीनलैंड है, लेकिन वो तो सागरीय द्वीप है। अगर किसी नदी द्वीप की बात करते हैं, नदी के मध्यवर्ती उसके भाग में स्थित जो आइलैंड है, ये आइलैंड जो है वह माजुली द्वीप के रूप में माना जाता था। अभी कुछ वर्षों पहले अमेजन नदी में एक और यह विशालकाय द्वीप का पता लगा है, इसका नाम है मराजो। अब मराजो आइलैंड संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप माना जाता है, लेकिन माजुली द्वीप को आज भी एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माना जाता है। ठीक है ना। तो ये इसकी विशेषता को लेकर के आपने कहा कि ये इतना सकरा मैदानी भाग है कि यहां से इन पर्वत श्रेणियों से उतरती हुई जलधाराएं या वर्षा के समय, क्योंकि वर्षा तो यहां पर भरपूर हो ही रही है ना, आप यहां पर कह रहे हैं यहां से बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है, बंगाल की खाड़ी का मानसून इस इलाके में भरपूर वर्षा प्रदान करता है। तो ऐसी स्थिति में ब्रह्मपुत्र की संकरी घाटी में शीघ्र ही जो जल का तल होता है, नदी में बहने वाला जो जल है, वह खतरे के निशान से ऊपर आ जाता है। खतरे के निशान का तात्पर्य सीधा सा ये है कि जहां पर मानव बसावट प्रारंभ हो जाती है, उसके पश्चात कभी भी वह बस्तियों में जल प्रवेश कर सकता है। ये उस इलाके को, उस निशान को, खतरे का निशान नदी के किनारे पर माना जाता है। ठीक है ना। ये अलार्मिंग होता है, ये संकेत होता है कि तट पर बसे हुए लोग अपने कार्यों को स्थगित करके और सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं, जो निशान वहां पर चिन्हित किया हुआ होता है उस हिसाब से। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये ब्रह्मपुत्र नदी का मैदानी भाग, जो कि सकरा मैदानी भाग है, यहां से होकर के और ये जमुना नाम से बांग्लादेश में प्रवेश करती है। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। और यह गंगा नदी, जो कि यहां पर आपने पहले भी बात की है ना, हिमालय के समय में, कि गंगा नदी जो कि पंचप्रयाग, पांचवा प्रयाग कौन सा? देवप्रयाग। पांचवा प्रयाग देवप्रयाग, पंचप्रयाग यानी देवप्रयाग के पश्चात वह गंगा नाम से आगे प्रवाहित होती है, और आगे प्रवाहित होते हुए और फिर उसके पश्चात यह पर्वतीय क्षेत्रों को त्याग करके मैदानी भाग में पहुंचती है। तो पर्वतीय क्षेत्र से पर्वतपादीय क्षेत्र पर ऋषिकेश में पहुंचती है। एक बढ़िया प्रश्न है, आईएएस में ज्योग्राफी ऑप्शनल के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, और 3-4 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। सुमेलित करने वाले प्रश्नों में ऋषिकेश जहां पर धार्मिक नगरी के रूप में माना जाता है, वहीं पर सुमेलित जब करते हैं तो कई बार उसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए, अर्थात औषध निर्माण उद्योग, अर्थात दवाइयों या विशेष प्रकार की औषधियों के वहां पर बड़ी फैक्ट्रियां हैं, कई फैक्ट्रीज हैं, क्योंकि इस इलाके में पाई जाने वाली जो वेजिटेशन है, वनस्पति है, और यहाँ पर जो यहाँ गंगा नदी का जो ताजा जल है, उसके बेस पर यहाँ कई मिनरल्स प्लांट लगे हुए हैं, मिनरल वाटर प्लांट लगे हुए हैं। इन सब के आधार पर इसे औषध निर्माण उद्योग के लिए भी विख्यात क्षेत्र कहा जाता है। तो जहां पर धार्मिक नगरी से सुमेलित ये हो जाता है ऋषिकेश, लेकिन वहीं पर जो 2-3 बार प्रश्न आए हुए आईएएस के ऑप्शनल ज्योग्राफी के पेपर में, वहां पर इस ऋषिकेश को सुमेलित करने का जो आंसर निकल के आया है, वो औषध निर्माण यानी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज से निकल करके आया है। ठीक है ना। धार्मिक नगरी के साथ तो हो ही जाता है, लेकिन अगर धार्मिक नगरी के रूप में उदाहरण के तौर पे हरिद्वार का लिखा हुआ हो, तो हरिद्वार तो शुद्ध रूप में धार्मिक नगरी से जुड़ेगा ही जुड़ेगा। ठीक है ना। लेकिन अगर वहीं पर ऋषिकेश लिखा हो, लेकिन धार्मिक नगरी सुमेलित करने में एक ही लिखा हुआ हो, तो वो तो हरिद्वार के साथ सुमेलित हो जाएगा। ऐसी स्थिति में ऋषिकेश का सुमेलन आप किससे करेंगे? फार्मास्यूटिकल या औषध निर्माण उद्योग से कर देंगे। ठीक है ना। बढ़िया प्रश्न है ये, इसको ध्यान करके रखेंगे। तो इस प्रकार से यहां से अब हरिद्वार के पश्चात गंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है, और मैदानी भाग में प्रवेश करते हुए यहां पर इसमें आकर के मिलता है यमुना नदी का जल। और यमुना नदी का जो जल है, ये यमुना नदी का जल यहां पर इसमें यह प्रयागराज के पास आकर के मिलता है। यमुना नदी में यहां पर ये चंबल नदी आकर के अपना जल छोड़ती है, और न केवल चंबल नदी अपना जल छोड़ती है, उसके साथ साथ यहां पर सिंध है, बेतवा है, केन है, ये 3 नदियां प्रमुख नदियां
ये नदियां जल छोड़ती हैं। वहीं पर इसमें इस चंबल नदी में यहाँ पर उज्जैन के पास से आने वाली शिप्रा नदी और अन्य अन्य काली सिंध आदि नदियां इसमें जल ला करके छोड़ती है। घोड़ा पछाड़ नदी है, काली सिंध नदी है ना, और इसी तरीके से यहाँ पर शिप्रा नदी जिसके तट पर उज्जैन नगर स्थित है, ये नदियां इसमें जल ला के छोड़ती हैं और इसको लेकर के और चंबल नदी यमुना में अपना जल छोड़ देती है। ठीक है ना। चंबल नदी भी भ्रंश रेखा के सहारे बहने वाली नदी है। भ्रंश रेखा के सहारे हमने भारत के उस परिचय के रूप में लिया, और यहां से ये गंगा नदी आगे बढ़ती है। तो इसके साथ साथ अब यहाँ पर ये जब यहाँ बांग्लादेश में प्रवेश करती है, उससे पहले इसकी एक शाखा, कई शाखाएं अलग होती हैं, लेकिन एक शाखा जो कि जब जस्ट बांग्लादेश की सीमा से पहले पृथक हो जाती है, वह हुगली की शाखा कहलाती है। यह हुगली की शाखा के रूप में जानी जाती है। हुगली का यहाँ पर डेल्टा बनता है, और हुगली का डेल्टा सुंदरबन के डेल्टा के साथ मिल जाता है। सुंदरबन का जो डेल्टा है, जहां पर ये जब गंगा नदी यहां से प्रवेश करती है तो पद्मा नाम से जानी जाती है। पद्मा का जमुना से संगम होता है, और फिर उसके पश्चात पद्मा नाम से आगे बढ़ती है, और इसमें मेघना नदी आकर के अपना जल छोड़ती है। और मेघना नदी के पश्चात ये मेघना का डेल्टा बनाते हुए यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में अपना जल छोड़ देती है। और ये हुगली नदी का जो यहाँ पर डेल्टा है, इस हुगली नदी में यहाँ से जो कि छोटा नागपुर का पठारी भाग है, ये जो यहाँ पर छोटा नागपुर का पठारी भाग है ना, इस छोटा नागपुर के पठारी भाग में इसका हिस्सा छोटा नागपुर के पठारी भाग का खड़ा ढाल ही गडजात राजमहल की पहाड़ियां हैं। छोटा नागपुर का जो खड़ा ढाल है, वही खड़ा ढाल गडजात राजमहल की पहाड़ियां कहलाता है। प्रायद्वीपीय पठार की जब बात करेंगे तो ए टू जेड हम इन सारी बातों को ले लेंगे। तो ये जो हिस्सा है, इस हिस्से में एक तरफ तो आपने कहा कि यहाँ से ये सोन नदी निकल रही है, और ये सोन नदी निकल करके और यहाँ इस गंगा में अपना जल छोड़ देती है। और गंगा में जब जल छोड़ती है तो इस जगह का इसका जो ये मैदानी भाग है, ये मैदानी भाग मगध का मैदान कहलाता है। सोन नदी के ईस्टर्न पार्ट में, यानी बिहार और इसके इस आसपास वाला गंगा का मैदानी भाग मगध प्लेन कहलाता है, मगध का मैदान कहलाता है। ठीक है ना। यहां से छोटा नागपुर पठारी भाग से यहां से एक नदी निकल करके जो कि दामोदर नदी के नाम से जानी जाती है, हुगली के डेल्टा में अपना जल छोड़ती है, और हुगली के डेल्टा के साथ ये जाकर के मिल जाती है। और इस प्रकार से ये जो नदी है, जो ऐसी जगह पर बह रही है, कौन सी नदी? ये दामोदर नदी ऐसी जगह पर बह रही है। हमारे सिलेबस में नेचुरल डिजास्टर, भारत के भूगोल में प्राकृतिक आपदाओं का अलग से मेंशन किया हुआ है स्कूल लेक्चरशिप में। उस आपदा, प्राकृतिक आपदा वाले इस पार्ट में ध्यान करेंगे। भारत का जो फ्लड एरिया है, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, उस बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में दामोदर नदी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यहां से इसके द्वारा भरपूर बाढ़ आती है। इसका कारण जो है, वो एक कारण तो ये है कि जहां पर ये बहती है वह इलाका एक तो पठारी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र होने के कारण से इसका अवशोषण, किसका? वर्षा के जल का अवशोषण ज्यादा नहीं हो पाता है। जब वर्षा के जल का अवशोषण ज्यादा नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा भी ज्यादा बारिश के रूप में जल प्राप्त हुआ तो वह शीघ्रता के साथ बहने लगता है। अवशोषित मृदा की अनुपस्थिति में वहां पर पठारी भाग पर से ये जल तेजी के साथ आसपास वाले इलाकों में बाढ़ लेकर के आ जाता है। ठीक है ना, एक बात। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर ढाल भी मंद है, हर तरीके से ढाल मंद है। यहां से आते हुए उत्तर से दक्षिण की ओर आते हुए ढाल मंद हो रहा है, यहां से इधर से पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हुए ढाल मंद हो रहा है। हर तरीके से यहाँ पर ढाल मंद होता है, क्योंकि ये लोअर बेसिन वाला इलाका आ गया ना, निम्न बेसिन वाला क्षेत्र आ गया। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर मंद ढाल होने के कारण से जल का अवशोषण मार्ग में या नदी के बेसिन में नहीं होने के कारण से थोड़ा भी जल अगर अधिक प्राप्त होता है, तो ऐसी स्थिति में, ऐसी दशा में इसमें से क्या हो जाता है? इसमें से जल नदी घाटी से बाहर जाकर के और बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का निर्माण करता है। ठीक है ना। यही कारण है कि दामोदर जो नदी है वो बंगाल का दुख या बंगाल का शोक कहलाती है, सोरो ऑफ द बंगाल के रूप में जानी जाती है। इसके बाढ़ आने का एक और प्रमुख कारण माना जाता है, दो कारणों की तो आपने बात की ही है, एक और प्रमुख कारण माना जाता है कि यहाँ पर इस इलाके में यहाँ पर बंगाल की खाड़ी का मानसून और अरब सागर के मानसून का जंक्शन है। यहाँ पर इनका मिलन होता है। किस किस का? अरब सागर का मानसून जो पहले बिछुड़ गया था, यहाँ पर इस जगह पर यहाँ ये जो इलाका है, ये अनाईमुदी पर्वत चोटी,
अनाईमुदी पर्वत चोटी वाला जो इलाका है, यहां से ये विषुवत रेखा को पार करके आने वाला, विषुवत रेखा को पार करके आने वाली मानसूनी हवाएं, जब यह जैसे इस विषुवत रेखा को पार करने के बाद दाएं हाथ की ओर होते हुए दक्षिणी पश्चिमी मानसून के रूप में जानी जाती है, तो यहां पर स्थित अनाईमुदी और इसी के पास में स्थित महेंद्रगिरी सेकंड हाईएस्ट, यहां पर जो इसके पास में दूसरी और ऊंची पर्वत चोटी है, इस ऊंची पर्वत चोटी में इस जगह पर इनके दोनों के कारण से यहां से हवाएं टकराने के बाद एक तो यहां पर और एक यहां पर, यानी एक तो पश्चिम की तरफ और एक पूर्व की तरफ यह हिस्सा बढ़ जाता है। कई बार ने इसको लेकर के हम ऐसा पढ़ देते हैं कि भारतीय प्रायद्वीप के इस त्रिकोणाकार आकार के कारण से यहां मानसून की शाखाएं दो बन जाती हैं। ये कोई चाकू की धार नहीं है जो इस मानसून को काट दे, ये तो केवल उसे हिंद महासागर के समानांतर है, ये तो कोई दिक्कत नहीं उसके ऊपर से जा सकती है ना, चाहे वो यह सागर हो या चाहे स्थल भाग हो, चाहे वो चौकोर हो या चाहे वो त्रिकोणा हो, कैसा भी हो। लेकिन इसका बांटने का कारण जो है, यहां पर खड़ी हुई इस प्रकार की जो पर्वत चोटियां हैं, ये जैसे ही ये यहां से आर्द्र पवनें आती हैं, ये मानसूनी हवाएं इससे टकरा करके और ये इस ओर तथा इस ओर बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में यहां पर पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी घाट के साथ साथ रगड़ खाते हुए चलती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण कोरलेस प्रभाव होता है, ठीक है ना। ऐसी स्थिति में इससे रगड़ खाते हुए चलती है और वहीं पर यह पूर्वी घाट के साथ साथ आगे बढ़ती है और पूर्वी घाट पे बारिश नहीं करती है। ये मानसून जो कि बंगाल की खाड़ी की शाखा कहलाती है, ये यहाँ पर इसमें पूर्वी शाखा के साथ इसमें बारिश यहाँ पर पूर्वी घाट के साथ साथ नहीं होती है, जबकि इस अरब सागर के मानसून से पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पे बारिश हो जाती है। लेकिन इस पूर्वी शाखा जिसे बंगाल की खाड़ी की शाखा कहते हैं, बस यहाँ पर न एक जगह इस स्थान पर कोरोमंडल का भाग है, ये इस तरीके से हिस्सा निकला हुआ है जहां पे पर्वत चोटियां हैं या पर्वत श्रेणियां हैं। इन पर्वत श्रेणियों से टकरा करके ये इलाका कौन सा है? ये कोरोमंडल का क्षेत्र है, जिसे निम्न कावेरी बेसिन, तमिलनाडु का तट या कोरोमंडल का तट कहते हैं। कावेरी डेल्टाई भाग हो गया निम्न कावेरी बेसिन का मतलब, तो चाहे निम्न कावेरी बेसिन बोल दीजिए, चाहे यहां पर कावेरी का डेल्टा बोल दीजिए, या चाहे यहां पर इसी प्रकार से कोरोमंडल का तट और तमिलनाडु का तट कह दीजिए। इस भाग में इन पर्वत श्रेणियों से टकरा करके यहां बारिश हो जाती है। फिर उसके पश्चात ये हवाएं यहां पर पहुंचती है सीधी। ये हवाएं इस इलाके में गारो, खासी, जयंती पहाड़ियां और फिर यहां पर अन्य पूर्वोत्तर की जो पहाड़ियां हैं, मिश्मी की पहाड़ियां हैं, मिकिर की पहाड़ियां हैं, इन सबसे ये घिर करके ये इस प्रकार की पहाड़ी, गारो की पहाड़ी, खासी की पहाड़ी, जयंतिया पहाड़ी और इसी तरीके से अन्य पहाड़ियां, जब सभी पहाड़ियों के ढलान इस तरीके से हैं और बीच में पठारी भाग है, तो इसकी शेप फनल शेप हो जाती है या कीपाकार प्रकार की आकृति पाई जाती है। अच्छा प्रश्न है कि इस इलाके में संसार की सर्वाधिक बारिश होने का कारण क्या है? इस इलाके में सर्वाधिक बारिश होने का कारण यही है कि एक तो यहाँ पर भरपूर मात्रा में मानसूनी आर्द्र पवनें हिंद महासागर क्षेत्र से आती हैं। कहां से आ रही हैं? आपने कहा बंगाल की खाड़ी का ये जलीय क्षेत्र या सागर तटीय, सागर का तल वाला क्षेत्र हो गया, ये थोड़ा डेल्टाई भाग हो गया, ये मैदानी भाग हो गया, ये पठारी भाग हो गया और ये पहाड़ी इलाका हो गया, कारो, खासी, जयंतियां। अब ये यहां से आने वाली हवा इसको पार नहीं कर पाती है और यहां पर डेंस हो जाती है, सघन हो जाती है। ऐसी स्थिति में इधर की पहाड़ियां इसको कवर करके रखती हैं, तो इसका आउटफ्लो यहां से इनफ्लो है, यहां से इनफ्लो है, यहां से ब्लॉकेज है, ठीक है ना। और कीपाकार प्रकार की इसके जो ढलान है, इनके ढलान है, इन वजहों से यहां पर भरपूर बारिश होने लगती है और फिर इसका आउटफ्लो जो है यह पश्चिम की तरफ होता है, क्योंकि यहां से ब्लॉक हो चुका है। कौन ब्लॉक हो चुका है? ये बंगाल की खाड़ी का मानसून, ये यहां से रुक करके अब यह पश्चिम की ओर जाता है और पश्चिम की ओर जाकर के गंगा के मैदानी भाग में भरपूर वर्षा करता है, ठीक है ना। यहां पर इस जगह पर बारिश ज्यादा करता है, कंपैरेटिवली यहां ज्यादा बारिश होती है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला इलाका ये है जहां पर चाय की कृषि की जाती है, जूट का उत्पादन किया जाता है, ठीक है ना। थोड़ा सा और इधर की ओर आते हैं निम्न मैदानी भाग की ओर, तो इस इलाके में चावल की कृषि की जाती है। 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के मध्य के जहां पर वर्षा की प्राप्ति होती है, वार्षिक वर्षा, उस इलाके में चावल प्रधान फसलों का उत्पादन होता है और लगभग मध्यवर्ती गंगा के मैदानी भाग तक आते आते वर्षा की मात्रा कम हो जाती है और ऐसी स्थिति में यहां पर 100 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा
चावल प्रधान फसल और गेहूं प्रधान फसलों के मध्य का विभाजक क्षेत्र मानी जाती है। ठीक है ना। अब यहाँ पर जैसे जैसे पूर्व से पश्चिम की ओर यह मानसून का आगे बढ़ना होता है, इस इलाके में यहाँ पर आकर के न ये जो बंगाल की खाड़ी की मानसून की शाखा है, ये बंगाल की खाड़ी की मानसून की शाखा यहाँ पर पहुंचते हुए इस जगह पर इस अरब सागर के मानसून की शाखा से मिल जाती है। उसका कारण यह है कि पश्चिम का घाट जो खड़ा घाट है, बिल्कुल खड़ा घाट है, इस खड़े घाट पर यहां से आते हुए ये हवाएं टकराती रहती हैं, लेकिन जहां बीच में खांचे हैं, जो दर्रे हैं, जो पासेज हैं, चाहे वो नदी के खांचे हों या अन्य दर्रे हों, इनमें से मानसून की शाखा प्रवेश कर जाती है और इस इलाके में यहां पर नर्मदा के इस घाटी में प्रवेश करके और सीधा इसका जो एक्सपोजर है, खुलना है, वो यहां पर होता है। तो इस प्रकार से अरब सागर की मानसून की शाखा नर्मदा की घाटी, ताप्ती की घाटियों में से प्रवेश करते हुए और इस इलाके में छोटा नागपुर इलाके में पहुंच करके बंगाल की खाड़ी की मानसून की शाखा से मिल जाती है। और जब यहाँ पर ये मिलती है तो उसके साथ ही यहाँ पर कंपैरेटिवली ज्यादा वर्षा हो जाती है। एक तो एक ही शाखा से बारिश होना, तो इन दोनों के मिलने के कारण से, हालांकि इन दोनों का मिलने का क्रम यहां भी होता है, इधर से आते हुए ये हवा जब मानसूनी शाखा यहां पहुंचती है और यहां से होते हुए यहां पर भी आती है, तो पंजाब और हिमाचल प्रदेश के पर्वत पादीय क्षेत्रों पर भी भरपूर वर्षा होती है। इन इलाकों में भी पर्याप्त वर्षा की प्राप्ति होती है। तो इस छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में जहां पर अन्य दो कारण आपने पहले ही लिए, एक तो पठारी भाग का होना जिससे जल का अवशोषण कम होना, दूसरा यहाँ पर अपेक्षाकृत ढलान मंद या नहीं के बराबर होना, और तीसरा यहाँ पर यह अरब सागर के मानसून की शाखा और बंगाल की खाड़ी की मानसून की शाखा के परस्पर मिल जाने के कारण से इस स्थान पर ज्यादा वर्षा की प्राप्ति होना। इस वजह से दामोदर नदी में अक्सर बाढ़ आती है। और दामोदर नदी स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, भारत का सबसे पहला। भारत का 1948 में डीवीसी यानी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन को वह प्रारंभ कर दिया गया। ये दामोदर नदी घाटी परियोजना डीवीसी जिसे आपने कहा ना दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, ठीक है ना, अर्थात दामोदर नदी घाटी निगम की स्थापना के साथ ही यह दामोदर नदी घाटी वृहद परियोजना या जिसे आप बहुउद्देशीय परियोजना मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कहते हैं वो प्रारंभ कर दिया गया। इसका उद्देश्य जो था इस बाढ़ को नियंत्रित करना था, उसके साथ साथ यहाँ के जो इतने उद्योग हैं, चाहे बोकारो के हों, चाहे भिलाई के हों, राऊ के इलाके हों, इस इलाके के जितने स्टील प्लांट्स हैं, जितने औद्योगिक इकाइयां हैं, उनको भी पर्याप्त मात्रा में विद्युत का या ऊर्जा को पहुंचाना और साथ साथ बांध से जल की प्राप्ति का होना, अर्थात इन सारी सुविधाओं को रॉ मेटेरियल के रूप में, एनर्जी के रूप में यहाँ पर इसे बहुउद्देशीय परियोजना का मल्टीपर्पज उद्देश्य, बहुउद्देशीय प्रकार का जो उद्देश्य था उसके आधार पर यहां पर जो नदी परियोजना विकसित की गई वो नदी परियोजना मिसिसिपी नदी, मिसिसिपी की सहायक नदी है टेनेसी। मिसिसिपी की सहायक नदी है टेनेसी। टेनेसी नदी घाटी पे लगभग आप सोचिए कि अमेरिका नहीं, अमेरिका की बात करें, मिसिसिपी की सहायक नदी टेनेसी ने टेनेसी पर जो कि बाढ़ के लिए जबरदस्त तरीके से कुख्यात थी, इस नदी में लगभग 1500 से 2000 तक बांध बना दिए गए हैं और वहां पर भरपूर मात्रा में हाइड्रो पावर जनरेट किया जा रहा है। पूरी तरीके से अमेरिका ने बाढ़ को नियंत्रित कर लिया, न केवल नियंत्रित कर लिया बल्कि यहाँ के प्रेरित के मैदानों और अन्य उपजाऊ मैदानी भागों को यहाँ पर जल भी प्राप्त होता है। इसके साथ साथ यहाँ के उद्योगों को ऊर्जा भी मिलती है, यानी यहाँ पर जल विद्युत या हाइड्रो पावर से जल विद्युत बना करके और उनको ऊर्जा भी प्रदान की जाती है। इंडस्ट्रीज भी डेवलप वहां पर हुई हैं और उसके साथ साथ कृषि कार्य भी विकसित हुए हैं। इससे उत्साहित होकर के हमने भी इस दामोदर घाटी परियोजना को प्रारंभ किया और ये सफलतापूर्वक जो उद्देश्य टेनेसी नदी घाटी परियोजना का था, दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। स्वतंत्र भारत की प्रथम परियोजना और वहीं पर किस पर आधारित है, तो हम कहते हैं टेनेसी परियोजना पर आधारित ये परियोजना मानी जाती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने इस बंगाल के दुख वाले इलाके को, जो कि दामोदर नदी घाटी का बेसिन वाला इलाका जो अक्सर बंगाल में बाढ़ग्रस्त हो जाया करता था, उसको हमने इस परियोजना के आधार पर मैनेज कर लिया और यहाँ के उद्योगों को भरपूर मात्रा में इससे हर तरीके का फायदा आज भी मिल रहा है। तो ये जो इलाका है, इस इलाके को लेकर के आपने भारत के इस विशाल मैदान की व्याख्या कर ली है।